हेलो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि मेरा पिछला वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके और उसे मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ सके। तो आज हम सब उसी नंबर सिस्टम का जिसका मैंने पिछले वीडियो में डिफिनेशन दिया था, उसी रियल नंबर से जो क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में आते हैं उसी क्वेश्चन को आज हम सब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्या से ज्यादा नहीं, 4-5 टाइप के जो क्वेश्चन है वो रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को हम सब मैट्रिक के एग्जाम को देखते हुए इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि कम समय में हमें जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 2012 के बाद से लेके अब तक जितने भी एग्जाम हुए मैट्रिक के, उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी का विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है उसमें हम देखते हैं कि ये 6 प्रकार के क्वेश्चन को सिर्फ इस नंबर रियल नंबर का जो चैप्टर है, इस रियल नंबर के चैप्टर से सिर्फ ये 6 प्रकार के क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है और कुछ नंबर अलग हो जाता है। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √2 के स्थान पर √3, √5, √7 ये दिया जा सकता है कि ये सबको सिद्ध करें ये एक अपरिमेय संख्या है। साथ ही इसके साथ फिर इस प्रकार का भी रहता है 3 + √5, 3 - √5 इस टाइप का, या फिर 2 + 3 √5। तो मतलब कि ये अगर हम एक चीज को इसको पढ़ लें कि ये किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो हर एग्जाम में पिछले 10 साल का इतिहास को अगर देख लिया जाए तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको आप खुद से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक वगैरह में ये आराम से मिल जाएगा। पिछला साल भी आया था क्वेश्चन, उससे पहले भी आया था और हर साल पिछले 10 साल से आते ही रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये आसानी से हमें मैट्रिक एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मौसो ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन में लघुत्तम, ये मौसो है महत्तम समावर्तक, और लघुत्तम महत्तम लघुत्तम दोनों, चूंकि सॉरी इसमें यूक्लिड विभाजन है तो इसमें हम सब क्या करते हैं, सिर्फ महत्तम निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को महत्तम का निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम सब क्लास में पढ़ चुके हैं और अब इस वीडियो में भी हम सब समझाएंगे। तो सबसे तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, ये दे दिया जाता है सिंपल रूप में, ये आवर्त भी दे दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में आवर्त नहीं भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे, इसको क्वेश्चन समझने के बाद जब हम इसको एक तरफ से बताएंगे तो बताएंगे आपको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आसान तरीका से और समझते हुए एग्जाम की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या का मौसो इतना है लौसो इतना है, तो उनमें एक संख्या, चूंकि ये फॉर्मूला पर आधारित है जो क्वेश्चन होता है, अगर दो संख्या दिया हुआ है AB, तो इस दोनों का एलसीएम जो होगा और एचसीएफ का गुणनफल जो होता है इस दोनों संख्या के बराबर होता है, ये गुणनफल के बराबर होता है। तो इसलिए इसी फॉर्मूला पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम सब देखेंगे पहले और अगला देखते हैं। बिना भाग दिए बताएं कि 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो शांत अशांत क्या होता है और फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं और ये लास्ट टाइप का है। अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या दे दिया जाएगा, इसका लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालना होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को अगर हम सब पढ़ लें और समझ लें, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की काबिलियत हम में है, तो एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आते हैं वो 100% गारंटी के साथ हम इसको बना सकते हैं। तो आज हम आगे की पढ़ाई चालू करते हैं, इसी क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन को बारी बारी से बताते हैं। तो चलिए बनाते हैं आगे। अब हम सब पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इस √3 के स्थान पर √2, √5 और √7 भी हो सकता है। और पिछले 10 साल का अगर क्वेश्चन को हम पलट के देखें तो हम देखेंगे कि ये √3 और √5 ये दो क्वेश्चन को ज्यादा बार रिपीट किया गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, या √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें। तो हम जिस प्रकार से इसको बनाए हैं, इस √3 के स्थान पर अगर √5 कर देते हैं सब जगह तो हमारा आंसर आ जाता है।
तो बहुत आसान भाषा में इसको लिखा गया है, इसको समझ करके बनाया गया है, तो आप भी इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन था √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हम इसको मान लेंगे, गलत मानेंगे तो आंसर भी हमारा गलत आएगा, अगर सही मानेंगे तो हमारा आंसर भी सही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को विरोधाभास के आधार पर, मतलब कि उल्टी मान्यता, गलत मान्यता के आधार पर हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब क्या करते हैं कि मान लेते हैं एक परिमेय संख्या था, तो √3 को हम p/q के रूप में लिखते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम जानते हैं p/q के रूप में लिखा जाता है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए हम सब यहाँ p/q के रूप में लिख दिए, जो एक पूर्णांक संख्या, p भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक, और साथ ही p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों में से कोई ऐसी संख्या, मतलब दोनों ये संख्या किसी एक पहाड़ा से डिवाइड नहीं होगा। मतलब कि बोल सकते हैं ये दोनों अलग अलग संख्या है, या ये भी बोल सकते हैं ये दोनों को किसी भी संख्या को एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये p/q को तो हम मान लिए यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर p है 4 तो नीचे होगा 5, एक ही टेबल से कटने वाला कोई गुणनखंड होगा ही नहीं। तो हम मान लेते हैं कि इसको ये परिमेय संख्या है, तो ये p/q के रूप में है। अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर, p/q का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर होता है 3, ये सब तो हम सब जानते हैं कि √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे p और q पे होल स्क्वायर है, तो इस पे भी होल स्क्वायर, q पे भी होल स्क्वायर। अब इसको हम सब सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान भाषा में करते क्या है, q यहाँ 2 है, एक q को इसके पास भेज देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब इसको भेज देंगे तो यहाँ दोनों, ये भी पूर्णांक और 3 भी एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक संख्या होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ p²/q है। सपोज दैट मैंने पहले ही कहा कि ये p और q ऐसा है जो किसी एक टेबल से नहीं कटता है, तो जैसे कि 3 है और 3 है, यहाँ पे 4 है, तो सपोज दैट ऐसा है तो ये एक भिन्न संख्या हो गया, मतलब फ्रैक्शन नंबर हो गया, ये 9/4, ठीक है। लेकिन इसको हम पूर्णांक संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 3 है और ये जैसे 4 था, तो यहाँ 4 अगर मल्टीप्लाई करते 4 दिया 12, तो ये 12 पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। इसीलिए हम समझेंगे कि यहाँ पे 3 और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या था, अब पूर्णांक संख्या का गुणनफल भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या। इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है कि समीकरण 1 मानने के बाद कि समीकरण ए से हम पाते हैं कि √3q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि p²/q एक भिन्न संख्या है, यह भिन्न संख्या प्राप्त होता है। और पूर्णांक संख्या इज नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कोई भी अगर √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, किसी प्रकार के क्वेश्चन को इस सरल और आसान तरीका से हम बना सकते हैं। ये √3 था, और इसके अलावा √2, √3, √5, √7 इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन के बाद आपको एक वर्क दिया जाएगा, ये 5 क्वेश्चन जो था मैंने सबको बताने के बाद एक वर्क दिया जाएगा, इसको आप सब बना के रखिएगा, आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसी प्रकार के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है कि 3 - √3, मतलब कि ये माइनस में प्लस में किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो एक वीडियो हम इसको भी बना देते हैं ताकि इसको भी देख करके हमको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जिस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाए उस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकें। तो मान लीजिए कि जिस प्रकार हम पिछला क्वेश्चन में माने थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मानना है कि 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और उसके बाद इसको मानने के बाद लिख देते हैं हम √3 बराबर p/q, जहां p/q एक पूर्णांक है और p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी माना था। तो अब करना क्या है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये 3 - √3 कौन सी संख्या है उसको निकालने के लिए हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ सिंपल में करना क्या है कि इस क्वेश्चन में √3 को अकेला कर देना है। तो अकेला कर देंगे, इस साइड ये माइनस था तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो गया, और ये p/q जो था उधर प्लस में था तो इस तरफ माइनस में हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इतना करके समीकरण 1 करके यहीं स्टॉप कर देंगे। उसको सिर्फ लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है समझ लेते हैं इसको हम।
समीकरण 1, ये जो समीकरण 1 दिया है, हम क्या देख रहे हैं कि 3 माइनस पी बाई क्यू। तो 3 भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि परिमेय संख्या के अंतर्गत सारे संख्या आ जाते हैं लगभग। तो 3 भी क्या है कि उसको पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, और परिमेय संख्या सभी बोल सकते हैं 3 को। तो 3 है एक परिमेय संख्या और ये भी पी बाई क्यू भी एक परिमेय संख्या है। तो इस दोनों का अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होगा, लेकिन ये √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए लिखे हैं समीकरण 1 में हम देखते हैं कि 3 माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि गलत है। ये कभी नहीं हो सकता है कि दोनों सेम होगा, ठीक है। इसलिए चूंकि ये परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, ये दोनों कभी बराबर हो नहीं सकता, इसीलिए हमारी मान्यता ही गलत थी। इसलिए 3 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, हार्ड भी नहीं है। और इसमें कुछ बता देते हैं इसी में, क्योंकि इसके और वीडियो बनाने से बेटर होगा इसमें कुछ समझा दिया जाए। जैसे कि ये देख रहे हैं 3 माइनस √3, तो इसके जगह हो सकता है इस प्रकार से 3 माइनस 2√3। तो हमको घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाएंगे। बस क्या हो जाएगा, अगर ये 2 था तो इस साइड भी 2 आ जाता, और फिर इस 2 को भी इधर नीचे भेज सकते थे या नहीं भी भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है, ठीक है। और ऐसे भी या तो फिर हम इसको इधर भेजना चाहें तो भेज भी सकते थे। अगर इसको भेजते तो इस प्रकार से आया था 1/2 के रूप में, है ना। तो ये इधर खत्म हो गया, इस प्रकार आ जाता। तो बाकी लिखावट में कोई अंतर होगा नहीं, बस सिर्फ ये दोनों जो लिखना है, जहां जहां ये लिखना था तो ये आ जाता और √3 इधर आ जाता। बाकी कुछ है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा, और ये क्वेश्चन आता ही आता है हर मैट्रिक के एग्जाम में। तो अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हम देखते हैं, यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मौसम ज्ञात करने, मतलब महत्तम सावर्त। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में भारी लगता है लेकिन है नहीं, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल वे में भी हम इसको बना सकते हैं। क्योंकि इसका एक रूल होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसी रूल पर ये पूरा बना हुआ है। इसको हम सब शॉर्ट में इस प्रकार A = BQ + R भी लिखते हैं, जहां A इसको B C और ये BQ और R इसको शो करते हैं। तो हम करेंगे क्या कि इस दोनों में ये 2 नंबर दिया था 570 और 1425 में सबसे बड़ा जो होगा उसको इधर लेफ्ट साइड रख देंगे और इक्वल टू देकर के 570 से रफ साइड में हम भाग देंगे इसको। 2 इतना हो गया। अब करना क्या है, इसको जब हम सब 2 बार खिलाते हैं तो कितना होगा, 2 बार करेंगे तो अगर करते हैं 0 7 दूनी 14 1 5 दूनी 10 11, और जब इसको माइनस करते हैं यहाँ 5 8 और यहाँ में 2, तो हम क्या देख रहे हैं, इसी का रूल को अपनाया जाए तो भाज्य, इसको भाज्य बोलते हैं, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो रूल क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यदि हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जोड़ दें तो हमको 1425 आ जाएगा। तो इसी को हम सब यहाँ लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अब होता क्या है इसको बनाने का, इसका रूल जो है वो रूल ये है कि इसका जो भाजक जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप में भाज्य बन जाता है। यह है भाजक लेकिन बन जाएगा भाज्य, और ये शेषफल जो हो जाता है वो भाजक बन जाता है। ये इसको इस स्थान पर ले आना है। मतलब कि जिस प्रकार से हम महत्तम सावर्त निकालते हैं कि ऐसे करते हैं, फिर इसको उठा के यहाँ लाते हैं, इसको सॉल्व करके फिर लिख के ऐसे कट कर देते हैं, तो है वही चीज, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा अंतर है। तो बस करना क्या है, ये जो आपका भाजक, जैसे कि यहाँ पे शेषफल बन जाता है भाजक और ये बन जाता है भाज्य, तो हम भी शेषफल को भाजक बना देंगे आगे में, और ये जो हमारा भाजक था उसको भाज्य बना देंगे। मतलब ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के यहाँ, फिर वही प्रोसेस, फिर इसको भाग देंगे 2 बार में ये पूरा पूरी कट जाता है। जब 285 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0, मतलब 2 बार में पूरा पूरा कट जाता है शेषफल 0। और जिस समय 0 शेषफल बच गया ठीक उसी समय हम देखेंगे भाजक को, और जो भाजक होगा वही उसका एचसीएफ या महत्तम सावर्तक होगा।
तो इसका आंसर हो गया कितना, 285। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम देखते हैं दो संख्याओं का मोसो मतलब महत्तम स्वावर्तक दिया है 13 तथा लोसो मतलब लघुत्तम स्वावर्तक दे दिया गया है 182 और यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि क्या क्या चीज में दिया हुआ है और उसके बाद हमको जो निकालना है उसको हम बनाते हैं। तो उससे पहले इसमें दिया क्या क्या है, मोसो मतलब स्वावर्तक दिया है कितना 13 लिख दिए हैं। फिर लोसो लघुत्तम स्वावर्तक दिया है 182 और एक संख्या, ये तीन चीज हमको प्राप्त है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो आता है वो यहां से आता है कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला बन जाता है। ये मेन फॉर्मूला है। अगर हमको मोसो ज्ञात करना होगा तो अगर मोसो मात्रा स्वावर्तक ज्ञात करना होगा तो दोनों संख्या का गुणनफल, अगर मान लेते हैं ये a है ये b है और तो इसका महत्तम स्वावर्तक अगर निकालना हो तो करना क्या होगा, इस दोनों संख्या का गुणनफल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों संख्या अगर एक इसमें से कोई भी तीन चीज दिया रहेगा, या तो ये दोनों संख्या दिया रहे, महत्तम दिया है, लघुत्तम निकालना होगा, या फिर महत्तम दे दिया गया, संख्या दिया लघुत्तम निकालना होगा, या ये दोनों दे दिया गया, कोई एक संख्या दे दिया जाएगा, बोलेगा दूसरा संख्या निकालने के लिए। तो एक फॉर्मूला तो हो गया, अगर इसको मोसो यहीं रहते हैं, लोसो को इधर भेज देते तो गुना में नीचे भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटा यहाँ पे लोसो। ठीक है, और यदि हमको यहाँ पे लोसो निकालना हो, मोसो दिया होगा, तो ठीक उसी प्रकार से करेंगे। लोसो बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मोसो। और ठीक इसी प्रकार ये फॉर्मूला जो आया है, यहाँ अगर हमको दूसरी संख्या निकालना हो तो मतलब कोई भी संख्या निकालना होगा, एक संख्या दिया होगा दूसरा निकालना होगा, तो हम जो संख्या दूसरी संख्या का हम फॉर्मूला मतलब दूसरी संख्या का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एक संख्या इस तरफ आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर यहाँ मोसो गुना लोसो मतलब दी गई संख्या, यहाँ पे दी गई संख्या इसलिए लिख दिए हैं, ये संख्या एक संख्या दिया हुआ, कोई दोनों में से एक संख्या दिया हुआ है तो वहां दी गई संख्या लिख देते हैं। ठीक है, या पहली संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब एक ये मेन फॉर्मूला है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम या महत्तम गुना लघुत्तम जो भी है। तो हम इस पे बनाते हैं इसको। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है कि दूसरी संख्या पर मोसो गुना लोसो बटा दी गई संख्या। तो मोसो दिया 13, लोसो 182 और यहाँ पे दी गई संख्या है 26। तो यहाँ इसको काटते हैं दो बार में और ये 2 से कट जाएगा ये 91। तो इसका संख्या जो हो जाएगा ये 91 इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2.47 है और यहाँ पे 47.47 जो इस पर आवर्त दिया हुआ है, इसका मतलब होता है रिपीटेड, मतलब कि 47 ये बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो इसको पी बाय क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि x बराबर इतना और फिर x का वैल्यू निकाल देंगे जो कि इसका आंसर आ जाएगा। तो निकालेंगे कैसे, हम देख रहे हैं कितना संख्या रिपीट हो रहा है, हमको ये देखना होगा कितना संख्या वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यार रिपीट होने वाली संख्या कितना है 47। तो हम इसको क्या करते हैं कि 2 अंक का है, जब ये 2 अंक का है तो 2 जीरो, कहने का मतलब 2 जीरो मतलब 100 से हम सब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 100 इंटू करेंगे तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, पॉइंट 2 पॉइंट पीछे चला जाता है। तो यहाँ 2 पॉइंट पीछे चला के हो जाएगा इतना। ठीक है, अब हम देख रहे हैं पॉइंट का 4747, यहाँ भी पॉइंट का 4747 है। अगर ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये 4747 पूरा अंत तक खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये दोनों माइनस होगा। तो हम क्या करें, दोनों को घटा दिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो 100 में से 1 चला गया, 100x है, 100x वहां x है, ये माइनस होगा, माइनस के रूप में लिख दिए। ये दोनों में से घटेगा तो घटा दिए, ये चूंकि 2 नंबर बड़ा है और 1 नंबर छोटा है इसलिए बड़ा में छोटा को घटा दिए। 100 में 1 किया 99, और ये दोनों जब माइनस किए तो इधर वाला खत्म, ये 247 है और 2 है, 247 में से 2 जब घटेगा तो 245 हो गया, और अंत में हम सब x को यहीं छोड़ के 99 को उधर कर देते हैं, तो आ गया 245/99, यही इसका आंसर हो जाता है।
क्योंकि x इक्वल टू इतना माने थे और इसी को सॉल्व करते करते x इक्वल टू इतना आ गया, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी के स्थान पे और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, तो इस शॉर्ट ट्रिक को हम एक बार समझा देते हैं। ये जैसे दिया हुआ है 2.47 इस पर आवर, तो बनाने का शॉर्ट तरीका क्या है, ये जितना नंबर है उसको लिख देना है 247, मतलब पॉइंट मान लेना है, भूल गए। और उसके बाद जिस पर आवर्त नहीं है, इस दोनों पर आवर्त है, ये इस पर आवर्त नहीं है, तो उतना माइनस कर देना है। और बाय पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना डिजिट नीचे पड़ेगा, लेकिन ये देखना होगा कि आवर्त कितना पड़ा है। अगर आवर्त रहे उसके लिए उतना 9, अगर आवर्त नहीं रहे उसके लिए वहां 0, लेकिन यहाँ दोनों पर आवर्त है और 2 अंक ही है, इसलिए यहाँ दोनों 9 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 245/99, यही हमारा आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा काम करेगा, और ये जब अगर सब्जेक्टिव में नंबर रहे, क्वेश्चन रहे, तो उसको इस प्रकार से हम सब बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, बिना भाग दिए हुए बतावे कि परिमेय संख्या जो होता है, जो 13/343 है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो शांत अशांत किसको कहते हैं, यदि हम नीचे वाले से हर जब अंश में भाग देते हैं, यदि वो किसी एक संख्या एक अंत में कट जाए तो वैसी संख्या शांत कहलाता है, यदि वो बार बार रिपीट मारे तो वो अशांत कहलाता है। तो हमको यहाँ चेक करना है कि ये शांत है या अशांत। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 13 का गुणनखंड निकाल देते हैं, और ठीक उसी प्रकार यहाँ 7 का भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं ये इस रूप का आया, तो हम लिख सकते हैं कि इतना बराबर इतना। लेकिन हम एक रूल ये भी जानते हैं कि अगर वो शांत तभी होगा जब उसके हर में 2m इंटू 5n के रूप में वह संख्या आएगा, मतलब कि हर का गुणनखंड इस रूप का आएगा। लेकिन यहाँ हर का गुणनखंड तो ये इसमें 2 और 5 होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ 2 और 5 नहीं है, ठीक है। अतः ये क्या हो जाएगा, इसलिए 13/343 का दशमलव प्रसार जो हो जाएगा वो शांत ना होकर के अशांत हो जाएगा। जब भी हमको शांत अशांत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ हर का गुणनखंड करते हैं। तो अब उसमें भी नीचे में ऐसा अगर आ गया, सपोज दैट 2⁻³ आ गया, 5⁻7 आ गया, इंटू यहाँ 7 भी है और यहाँ 7 इंटू 13 है, तो लोग क्या करते हैं कि ये इसको ध्यान देते हैं, बोल देते हैं कि ये अशांत हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये दोनों कट भी जाता है। कटने के बाद हम चेक करेंगे कि ये क्या आता है, तब हमको पता चलेगा वो शांत है या अशांत। इसीलिए हम सिर्फ हर नहीं अंश दोनों का गुणनखंड करेंगे और उसको इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि इसके पावर एक ही है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पावर के रूप में लिखने से ये क्वेश्चन बहुत जल्द और बहुत आसान हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। यहाँ में सिर्फ लिख देना है, या हर के अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त मान, मतलब हर का जो अभाज्य गुणनखंड किए इसका मान 2⁵ इंटू 5n के रूप का नहीं है, इसीलिए इतना का दशमलव प्रसार आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम सब देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है 8, 9 और 25 का लघुत्तम महत्तम दोनों निकालने के लिए। तो हम सब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इस 8, 9 और 15 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जब हम इसको 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम जानते हैं 2 से 4, 2 से 2, तो मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख दिए। ठीक उसी प्रकार 9 का हो जाएगा 3 गुना 3 और 25 का 5 गुना 5। लेकिन हम इसको आसान तरीका से बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पे पावर के रूप में लिख देंगे, ताकि इस पावर के रूप में लिखने इसीलिए बता रहे हैं कि इस पावर को अगर हम समझ गया बनाने के लिए तो किसी भी प्रकार का ये गुणनखंड रहेगा हम उसको आसानी से बना सकते हैं। तो हम अगर निकालना होगा महत्तम, तो महत्तम के लिए हमको क्या करना होगा, महत्तम के लिए हमको करना क्या है, जो तीनों में मिले। लेकिन यहाँ में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रहा है, तो हम जानते हैं कि एक जो होता है सभी का गुणनखंड में शामिल होता है, भले इसको लिखते नहीं है, इसीलिए हम इसका महत्तम सामर्थ्य क्या करेंगे, 1 कर देंगे। और उसके बाद अगर लघुत्तम निकालना हो तो लघुत्तम का क्या रूल है, जितना संख्या यूज हुआ है, जैसे 2, 3, 5 टोटल ओवरऑल में, चूंकि यहाँ एक संख्या ही है, अगर ज्यादा संख्या रहता तो उसका भी यूज करते हैं। तो यहाँ 2 है, 3 है और 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस तीनों संख्या को लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 5। और इसमें अधिकतम पावर, इसमें क्या होता है, न्यूनतम पावर देखा जाता है, लेकिन लघुत्तम में अधिकतम पावर को देखा जाता है।
तो इसमें अधिकतम पावर 2 में अधिकतम पावर 3 है, चूंकि और तो 2 है नहीं जिससे कंपेयर करते, जो है उसमें अधिकतम पावर को देखना है। तो इसमें 3 हो गया, 3 का अधिकतम पावर 2 हो गया, 5 का अधिकतम पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 8, 9 और 25, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1800। यही इसका आंसर हो जाए। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हमको बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट है उस तक ये क्वेश्चन पहुँचे और ये मैट्रिक के एग्जाम में अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।